वसुंधरा यानी कि वासु की सारी कहानी को सुनने के बाद क्या अनिका वासु की कहानी पर यकीन कर पाएगी। वासु को जिस चीज़ का डर था कि वो उससे नफरत करेगी, तो क्या अनिका उससे नफरत कर पाएगी या नहीं, या वो उसकी बातों पर विश्वास करके उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनेगी। जानने के लिए सुनिए। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर इस औरत ने अब तक अनिका को अपना चेहरा दिखा दिया था और अब अनिका अपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी पूछ रही थी। तभी वो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर उसे रोहित की फोटो दिखाई देती है लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिससे अनिका के सवाल अब और भी बढ़ गए थे। और अब वो यहाँ पर कहती है कि रोहित को तुम्हारे हर एक बात के बारे में पता था ना। तो अब यहाँ पर अनिका कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी माँ को मेरे सब चीज़ों के बारे में पता था। उस औरत के चेहरे पर अचानक एक स्माइल आ जाती है। वो अनिका को देखते हुए ही कहती है, रोहित से तुम्हारे बारे में कुछ छुप नहीं सकता था अनिका, क्योंकि उसकी रगों में उनका खून है। जो हम दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है अनिका। शायद इसी वजह से तुम्हें भी अपने आसपास के लोगों को समझने में वक्त नहीं लगता। अनिका उसकी बात को समझने की कोशिश करती है। उस औरत ने अब धीरे से आगे कहा, मेरी कहानी जहाँ पर ख़त्म हुई, तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू हुई। मेरी वो अधूरी इच्छा। और इतना कहते हुए ही वो अचानक से खामोश हो जाती है। उसकी आंखें जैसे किसी बहुत दूर की चीज़ों को देख रही थी। चेहरे पर एक पल के लिए समाइल थी, लेकिन उस समाइल के पीछे इतना इतना गहरा दर्द था कि अनिका भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। अनिका ने उनकी खामोशी को देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, आप बातों को घुमाइए मत, मुझे साफ साफ बताइए। आप बार बार मेरी माँ रोहित राजेंद्र जी और अपनी अधूरी इच्छा की बात कर रही हैं, लेकिन मैं अभी भी वही खड़ी हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब अनिका ने कहा, मुझे सच बताइए। ये सुनते ही अब उस औरत ने अनिका की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे ही वो कमरे से अब एक कोने की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो एक प्लेट में कुछ लेकर वापस आती है। वो प्लेट अब अनिका की तरफ बढ़ाते हुए ही कहती है, ये थेपला है और साथ में अचार है, खा लो, खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। अनिका ने हैरानी से प्लेट की तरफ देखा। तभी उस औरत ने कहा, हाँ भी खाओ, तुम इसे जल्दी से ख़त्म करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अब अनिका ने कहा, लेकिन। अब उस औरत ने बीच में ही कहा, कोई लेकिन नहीं अनिका, तुम्हें सच चाहिए ना तो मेरी इस बात को मान लो। तुमने कहा था ना तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तो आज उस भरोसे की ही एक छोटी सी परीक्षा समझ लो। अनिका कुछ पल तक प्लेट को देखती रही, फिर उसने वो प्लेट अपने हाथ में ले ली। उस औरत के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अब धीरे से कहती है, अब वक्त आ गया है मेरी प्रेम कहानी को पूरा होने का। अनिका ने थेपला खाते हुए ही अब उसकी तरफ देखा। उस औरत ने अब यहाँ पर खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और अब बस हद हो गई है। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे ये अकेलापन। अब अनिका ने उसकी तरफ देखा तो उस औरत की आंखों में अब आंसू थे। कितने साल? वो धीरे से बोली, अरे कितने साल मैंने सिर्फ इंतजार किया है। हर दिन मुझे लगा कि शायद आज वो लौट आएंगे, हर रात मुझे लगा कि शायद कल मैं उन्हें देख पाऊंगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और मैं बस इंतजार करती रही। अनिका अब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस औरत की आंखों को देखकर चुप रही। और अनिका जो कुछ देर पहले तक वो अपने सवालों के जवाब के लिए बेचैन थी, वो प्लेट में रखे हुए थेपले को की बड़ी बड़ी बाइट के साथ जल्दी जल्दी फिनिश करने लगी। उस औरत ने अनिका को ऐसे जल्दी से खाता हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो बड़े ही ध्यान से अनिका को देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार किसी दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि एक माँ जैसी ममता थी। अनिका ने एक और बाइट ली और जल्दी से खाते हुए ही कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? उस औरत ने अब स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही हूँ। अब अनिका ने कहा, आपको लगता है मैं बहुत जल्दी खा रही हूँ? वो औरत अब हल्की सी हंसी सी कहती है, तुम हमेशा से ऐसी ही थी।
अनिका का हाथ अब एक पल के लिए रुक गया और अब अनिका कहती है हमेशा से। तो अब उस औरत के चेहरे की स्माइल अब धीरे धीरे कम हो गई। अनिका ने सीधा सवाल किया, आपने कहा हमेशा से, आप मुझे पहले से जानती हैं, है ना? उस औरत ने कुछ पल तक अनिका को देखा और फिर उसने धीरे से कहा, शायद तुम जितना सोच रही हो उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे ही ऊपर गई हुई हो। अब यहाँ पर मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी अनिका। अपने काम में इतना उलझ जाती थी कि खाने की खबर ही नहीं होती थी। बस काम, जिम्मेदारियाँ और अपने सपने। कब दिन से रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। अनिका ने उसकी बात सुनकर प्लेट एक तरफ रख दी और कहा, मैंने आपकी बात मान ली है। अब आप मुझे पूरा सच बताइए, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आपके बारे में, मेरी माँ के बारे में, राजेंद्र जी के बारे में और उस गलती के बारे में भी जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन ने इतना कुछ कहा, इतना कुछ सहा। उस औरत ने अब अनिका की तरफ कुछ पल देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब सारी बातें तैर रही थी जो शायद सालों से उसने किसी को भी नहीं बताई थी। वो अब धीरे से कहती है, मेरा नाम है वसुंधरा रावत, उफ वासु। अनिका चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। इधर वसुंधरा ने कहा, मैं ही हूँ वो औरत जिसकी वजह से मेरी आने वाली जनरेशन ने इतना कुछ सहा है। मैं एक गलती का बोझ सिर्फ मुझे नहीं उठाना पड़ा, बल्कि मेरी गलती का असर उन लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा जिन्होंने शायद मुझसे कभी कोई गलती की ही नहीं थी। उसकी आवाज़ में अब दर्द था, लेकिन अगर उन्होंने मेरी कहानी का सच जाना है तो तुम्हें मेरी कहानी बिल्कुल शुरू से सुननी होगी। अब ये सुनकर अनिका कहती है, ठीक है, मैं आपकी कहानी को सुनने के लिए तैयार हूँ। वसुंधरा अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अब अपनी कहानी को शुरू करते हुए कहती है, जब मैं पैदा हुई थी, जब किसी को नहीं पता था कि मेरी जिंदगी आगे चलकर इतने बड़े राज और इतने बड़े दर्द का हिस्सा बनेगी। मेरा बचपन बाकी बच्चों जैसा था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे अपने अंदर कुछ अलग करने की चाह महसूस होने लगी। मैं हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से मैं अपने काम में इतनी खो जाती थी कि कभी कभी मुझे खुद याद ही नहीं रहता था कि मैंने खाना भी खाया है या नहीं। अब ये सुनकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वसुंधरा ने कहा, फिर मेरी जिंदगी में वो वक्त आया जब मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल में रही, लेकिन कुछ परिस्थितियों के बाद मुझे दोबारा अपने घर वापस आना पड़ा। तब तक मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मैं जी चुकी हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। वसुंधरा की आवाज़ ये कहते हुए ही धीमी हो गई। वापस अपने घर आने के बाद मेरी मुलाकात वैजंती से हुई। अनिका अब ध्यान से सुन रही थी। वैजंती सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बनी थी, धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी का वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की हर बात शेयर करते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मुझे लगता था कि दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज़्यादा समझता है तो वो वैजंती है। ये कहते हुए वसुंधरा की आंखों में एक पुरानी याद की चमक आ गई। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई राजेंद्र से। ये सुनकर अनिका के चेहरे एकदम से ही अनिका का चेहरा सीरियस हो गया। अब वसुंधरा कहती है, राजेंद्र को पहली बार देखते ही मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या बदल गया। वो सिर्फ एक मुलाकात थी, लेकिन उस एक मुलाकात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। बातों का सिलसिला बढ़ा, फिर दोस्ती हुई और पता ही नहीं चला कि कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई। वसुंधरा हल्की सी मुस्कुराई और अब कहती है, राजेंद्र के साथ मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं भी एक छोटी सी दुनिया बसा सकती हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ मैं और वो हों। हमने अपने कुछ सपने देखे थे, छोटी छोटी खुशियाँ थी, कभी साथ बैठना, कभी एक दूसरे से अपनी बातें करना। मुझे लगता था कि बस यही मेरी पूरी दुनिया है। लेकिन अब वसुंधरा की स्माइल अब धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन मेरे दिल में अब एक ख्वाहिश थी।
अब अनिका ने पूछा, ख्वाहिश कैसी ख्वाहिश? अब वसुंधरा ने धीरे से कहा, मैं राजेंद्र के बच्चे की माँ बनना चाहती थी। अब ये सुनकर अनिका बिल्कुल चुप हो गई। मैं चाहती थी कि हमारी वो छोटी सी दुनिया एक बच्चे के आने से पूरी हो जाए। मैं अपनी गोद में राजेंद्र का बच्चा देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारे प्यार की एक निशानी हमारे सामने बड़ी हो। और ये कहते हुए ही वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन राजेंद्र ने मुझे ये सौभाग्य कभी दिया ही नहीं। मैंने अपनी दोस्त वैजयंती को पांडुचेरी भेज दिया था और मैं खुद राजेंद्र के साथ रहने लगी थी यहाँ पर। वो हर एक भी बात अभी अनिका को बता देती है कि किस तरह से वैजयंती वहाँ पर चली गई थी और किस तरह से वो वापस वहाँ से आ गई थी और उसने किस तरह से एक चाल चली थी जिससे उनकी पूरी की पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी। और फिर वहाँ पर आरआरपी वहाँ और फिर वहाँ पर मेरी उस दोस्त ने वो सारी की सारी गड़बड़ की। और फिर मैंने राजेंद्र को मेरी वजह से खतरा बढ़ता हुआ देखकर मैंने फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरा दिल भर आता है। वसुंधरा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं राजेंद्र को छोड़कर चली गई थी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए। मुझे पता था कि अगर मैं उसके साथ रही तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने अपने प्यार को अपने ही हाथों से ख़त्म करने जैसा फैसला किया। उसके बाद मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ दे दिया और एक रानी का दायित्व निभाना शुरू किया। मुझे अपने दिल को समझाना पड़ा कि अब मेरी ख्वाहिश से मेरी नहीं रही। अब मेरे लिए सिर्फ मेरी रियासत, मेरे लोग और मेरी जिम्मेदारियां सबसे पहले थी। ये कहते हुए वसुंधरा की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। इस दौरान अवंतिका का जन्म हुआ। अनिका ध्यान से सुन रही थी। अवंतिका के जन्म ने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई। मैं उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। उधर राजेंद्र की शादी मीरा के साथ हो गई। वसुंधरा की आवाज़ ये कहते हुए भर आई, मीरा ने राजेंद्र के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अपने बच्चे को दुनिया में लाने के बाद वो खुद जिंदा नहीं रह पाई। ये सुनकर अनिका की आंखों में एक दर्द आ गया। उसके बाद राजेंद्र की जिंदगी बिल्कुल बदल गई, लेकिन जो सबसे बड़ा तूफान आने वाला था उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। वसुंधरा कुछ पल के लिए अब अपनी आंखें बंद कर लेती और कहती है, फिर वो तूफान आया। राजेंद्र का सामना महाराज रणविजय से हुआ। रणविजय के अंदर जो गुस्सा था, जो नफरत थी, उसने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने राजेंद्र को मार दिया। अनिका के चेहरे पर शोक आ गया। राजेंद्र को उसने अब धीरे से कहा तो वसुंधरा ने सिर्फ अपनी आंखें झुका दी और कहती है, हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राजेंद्र के शरीर को वहाँ पर गिराकर मुझे भी दीवार में चुनवा दिया था। अनिका के लिए ये सब सुनना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन राजेंद्र का सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहा। अब वसुंधरा ने कहा, उनकी सच्चाई सामने आई और जाते जाते राजेंद्र ने रावत रियासत की रानी को एक बद्दुआ भी दी। वो बद्दुआ सिर्फ एक शब्द नहीं था अनिका, उसके बाद रावत रियासत की बर्बादी शुरू हो गई थी। सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा, रियासत, लोग, परिवार, सब कुछ। ये सुनकर अनिका बिल्कुल चुपचाप थी। वो बड़े ही ध्यान से बस ये सब सुन रही थी। अब वसुंधरा ने कहा, लेकिन मेरी कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, लेकिन मुझे जीवन दान में मिला और मैं उस समय भी बच गई। लेकिन मेरे बच जाने के बाद पीरामल रियासत के वफादारों ने मुझे किडनैप कर लिया। ये सुनकर अनिका हैरान होकर पूछती है, लेकिन क्यों? तभी वसुंधरा ने कहा, उनका मकसद सिर्फ मुझे बंदी बनाना नहीं था, वो मुझे राजेंद्र के साथ जला देना चाहते थे। उनके मन में सिर्फ बदला था। उन्होंने मुझे ऐसी जगह बंद कर दिया था जहाँ पर से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब महाराज शांतनु ने मेरे लिए वो फैसला किया जिसके बारे में मैं आज तक नहीं भूल पाई, उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ जाने का फैसला किया। उन्होंने मेरी जान बचाई। अनिका हैरानी से कहती है, महाराज शांतनु ने? तब वसुंधरा कहती है,
हाँ, उन्होंने ही मेरी वजह से मुझे बचाने के लिए अपने ही लोगों के विरोध जाना पड़ा, मेरी जान बचाई। अगर उस वक्त वो नहीं होते तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती। लेकिन अब वसुंधरा की कहानी अब ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा धोखा आया, जिसे मैं अपनी दोस्त समझती थी, जिसे मैंने अपना समझा था, जिसे मैंने अपना चेहरा दिया था। एक दिन मैंने उसका असली चेहरा देख लिया। अनिका ने अब धीरे से पूछा, कौन थी वो? तो वसुंधरा ने कुछ पल तक अनिका की तरफ देखा और कहा, वैजयंती। अब वसुंधरा कहती है, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। मैं पहले ही बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उस हमले के बाद मैं बुरी तरह से घायल हो गई। खून बहुत बह चुका था। मुझे लगा था कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन किस्मत ने मुझे फिर से एक और मौका दिया। जब मुझे होश आया तो मैं एक अनजान जगह पर थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँची। मैं किसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। और जब मैं ठीक हो गई थी तो मैं वहाँ महाराज शांतनु के पास से भी चली गई थी। वसुंधरा की आवाज़ अब धीरे धीरे कम होती गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। इधर अनिका इतनी देर से वसुंधरा की पूरी कहानी सुन रही थी। उसके दिमाग में जैसी सारी तस्वीरें एक एक करके जैसे वो धीरे धीरे से उन्हें जोड़ने लगी थी। राजेंद्र, रणविजय, अवंतिका, मीरा, इन सब को। और फिर अचानक अनिका को एक ऐसी बात समझ में आई जिसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। अब उसने हैरानी से वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? वसुंधरा चुप रही। इधर अनिका की आंखों में आंसू आ गए और वो कहती है, मतलब आप राजमाता अवंतिका की माँ हैं। कुछ पल तक वसुंधरा ने अनिका को देखा, फिर उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली और कहा, हाँ। उसकी आवाज में दर्द था। मैं ही अवंतिका की माँ हूँ। वसुंधरा ने अब धीमी आवाज में कहा, लेकिन शायद वो मेरी जैसी माँ को डिजर्व नहीं करती। उसकी आंखों में ये कहते हुए ही आंसू आ गए। अनिका ने उनकी तरफ देखते हुए ही कहा, आप ऐसा क्यों कह रही है? तो आपने जो कुछ भी सहा वो अपनी जगह था, लेकिन अवंतिका आपकी बेटी है। वसुंधरा ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ था। अनिका ने कुछ पल बाद कहा, एक बात बताइए, आपने राजेंद्र जी को सच क्यों नहीं बताया था कि आप कौन हैं? आप उन्हें अपनी असली पहचान क्यों नहीं बता पाई? वसुंधरा ने पहली गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वो कुछ पल के लिए चुप हुई। राजेंद्र के साथ मुझे जो खुशी मिलती थी ना, वो मैं अपने मुंह से बयां नहीं कर सकती। मुझे पता था जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ एक रानी या किसी रियासत की बेटी बनाकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनाकर देखा है। उसके सामने मुझे अपनी पहचान छुपानी नहीं पड़ती थी। मैं उनके सामने सिर्फ एक वासु थी। अनिका ने अब धीरे से कहा, लेकिन आप शादीशुदा थी। वसुंधरा ने अब अपनी नजरें झुकाकर कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं शादीशुदा थी, लेकिन मैंने कभी भी उस रिश्ते को अपना समझा ही नहीं। अनिका ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तभी वसुंधरा ने कहा, शायद राज परिवार से होने की वजह से मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा था अकेले आंसू बहाते हुए। उस जमाने में शादी अक्सर दो राज्यों के बीच एक अच्छे संबंध बनाने के लिए होती थी। लड़की की मर्जी क्या है, वो क्या चाहती है, उसके सपने क्या हैं, इन सब बातों को कोई खास अहमियत नहीं होती थी। एक औरत से बस इतनी ही उम्मीद रखी जाती थी कि वो राजा के वंश को आगे बढ़ाए, परिवार की इज्जत रखे और अपने पति के फैसलों को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार करे। वसुंधरा की आंखों में पुरानी यादें उभर आई। वो कहती है, मैं भी एक ऐसे ही रिश्ते में बांध दी गई थी। लेकिन वसुंधरा की आवाज़ अभी अचानक से बदल गई। उस वक्त मुझे ऐसा साथी भी मिला था जो मुझे इतना प्यार करता था कि अगर मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ होती थी तो उसे भी साथ में तकलीफ होती थी। अनिका ये सुनकर चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। जब मुझे दर्द होता था वो मुझसे पहले परेशान हो जाते थे। मुझे खुश देखने के लिए वो हर संभव कोशिश करते थे। मैं अगर उदास होती थी तो वो मेरी उदासी का सब यहाँ पर मेरी उदासी के बारे में भी पूछने लगते थे। मैं अगर थक जाती थी तो वो मुझे आराम करने के लिए कहते थे।
वसुंधरा के चेहरे पर एक पल के लिए बहुत हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ। उनके लिए मैं उनकी जिंदगी थी। बस वसुंधरा की आवाज़ अब भर आई। शिकायत है ईश्वर से कि उन्होंने मुझे मेरे अब वो इतना कहते हुए ही अचानक रुक गई। अब अनिका उनकी तरफ देखकर कहती है, उन्होंने आपको क्या? वसुंधरा ने अब अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और कहती है, कुछ रिश्ते हमें मिलते हैं लेकिन उन्हें जीने का वक्त नहीं मिलता अनिका। मुझे भी लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही इंसान आ गया है जो मुझे दुनिया की हर तकलीफ से बचा सकता है, लेकिन किस्मत में हम दोनों के बीच में इतनी दीवारें खड़ी कर दी कि चाहकर भी हम उन्हें पार नहीं कर सकते। राजेंद्र मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार नहीं थे, वो मेरे लिए वो इंसान थे जिनके पास जाकर मुझे लगता था कि मैं अपने आप को दोबारा पा लेती हूँ। अनिका ने अब धीरे से कहा, तो फिर आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? अब वसुंधरा ने कहा, क्योंकि मुझे डर था अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वासु बनकर उनके साथ अपनी छोटी सी दुनिया ही बसा ली। मैं उन्हें खोने से डरती थी, लेकिन शिकायत है ईश्वर से कि उन्होंने मुझे मेरे प्यार से अलग क्यों कर दिया। अनिका को अब यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है कि वहाँ पर वासु और जब राजेंद्र के बीच में क्या हुआ था, और राजेंद्र ने भी तो वासु से अपनी बात छिपाई हुई थी कि वो भी एक महाराज थे। इधर अब अनिका थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहती है, इसका मतलब कि अपने प्यार से अपनी बातें छुपाना मिस्टर मारवा के खून में ही है। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। मुझे भी बहुत सी बातें छुपाई है उन्होंने मुझसे भी। कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई, कभी अपने दिल की बात नहीं कही, और जब भी मैंने कुछ पूछना चाहा किसी ना किसी तरह से तो टाल ही दिया गया। ये सुनते ही तो वासु के चेहरे पर एक बड़ी सी समाइल आ जाती है। वो अब अनिका को देखते हुए ही कहती है, अगर ऐसी ही बात है ना अनिका, तो एक पनिशमेंट तो उन्हें मेरी तरफ से भी जरूर देना, समझी तुम? अनिका ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या आप राजेंद्र जी से नाराज हैं? वासु की स्माइल धीरे धीरे अब गायब हो जाती है। वो कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहती है, फिर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, उन्होंने तो मुझे कभी नाराज होने का मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही वो मेरी जिंदगी से चले गए। अनिका चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। इधर वासु ने कहा, उनके जाते ही मेरी जिंदगी से मेरी हर खुशी के रंग उड़ गए। जो इंसान मेरी जिंदगी में हर छोटी सी छोटी खुशी लेकर आया था, वो जाते वक्त मेरी सारी खुशियाँ अपने साथ ले गया। तुम्हें पता है अनिका, कभी कभी इंसान जिंदा होता है लेकिन उसके अंदर जीने की कोई वजह नहीं बचती। राजेंद्र मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थे जिसे मैं खुद से अलग करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उनके जाने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आत्मा तक मेरे अंदर नहीं रही। वो अपने साथ मेरी आत्मा भी ले गए। वासु ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ पर अगर कुछ बचा है तो बस मेरा शरीर है। ये सुनकर अनिका की आंखों में एक नमी आ गई। उसने अब धीरे से कहा, आपने बहुत कुछ सहा है अपनी जिंदगी में, सब कुछ तो खो ही दिया है आपने। वासु ने अब अनिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द भरी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, तुम्हें मेरी चिंता है लेकिन अपनी नहीं, ऐसा क्यों? अनिका कुछ कहने ही वाली थी लेकिन अब वासु ने उसे रोक दिया। तुम्हें लगता है तुम अपने दर्द से लड़ रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ तुम्हारी कहानी है, लेकिन नहीं अनिका, ऐसा नहीं है। वासु की आवाज़ धीरे धीरे अब गहरी होती गई। मेरी की हुई हर गलती की सजा मेरी आने वाली जनरेशन को मिल रही है। ये सुनकर अनिका ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही है? तब वासु ने कहा, पहले मैं, और वो इतना कहकर रुक गई और कहती है, पहले मेरे साथ ये हुआ, फिर अवंतिका, उसके बाद स्वाति और फिर तुम। ये सुनकर अनिका का चेहरा एकदम से ही बदल गया। अब वासु कहती है, एक गलती जो मैंने की थी उसका बोझ सिर्फ मुझे उठाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उस गलती का हिसाब मेरी बेटी से लिया, फिर उसकी बेटी स्वाति से लिया, और फिर उसकी भी बेटी, यानी अब तुम तक बात पहुंच गई
गई है। तुम सब ने मेरी गलती की कीमत चुकाई है। कहते हुए ही वासु ने एक गहरी लंबी सांस ली। उन्हें ऐसे देखकर अब अनिका ने तुरंत पूछा, आप ठीक तो है ना? वासु ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। और वैसे भी अब तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं ना, या फिर तुम्हें अभी भी कुछ और भी पूछना है? अनिका कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, एक सवाल अभी भी है। वासु ने उसकी तरफ देखा तो अनिका ने कहा, क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि रावत रियासत की बर्बादी को लेकर? वासु ने अब कुछ नहीं कहा। अनिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि आपने पीरामल रियासत को एक बार फिर से खड़ा कर दिया, लेकिन रावत रियासत का तो आज कोई नामो निशान ही नहीं है। जिस रियासत का कभी इतना बड़ा नाम हुआ करता था, आज उसका जिक्र भी लोगों को मुश्किल से याद है। वासु ने अब धीरे से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन कुछ पल बाद अब वो कहती है, रावत रियासत के बर्बाद होने का कारण मैं नहीं हूँ अनिका। तो अब अनिका ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन था उसका कारण? वासु ने कहा, उस रियासत की बर्बादी के पीछे बहुत सारे फैसले थे, बहुत सारे गुनाह थे और बहुत सारे ऐसे राज थे जिन्हें समय पर सामने नहीं लाया गया। मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी जरूर लेती हूँ, लेकिन रावत रियासत की पूरी बर्बादी का बोझ अपने सिर पर नहीं ले सकती। लेकिन फिर वासु की आवाज़ में दर्द आ गया और कहती है, लेकिन पीरामल रियासत की बर्बादी की वजह मैं जरूर हूँ। अनिका ध्यान से उनकी तरफ देखने लगी तो अब वासु आगे कहती है, हमारे ही कारण उस रियासत ने अपने महाराज को खोया, पहले राजेंद्र और उसके बाद शांतनु। हमने अपने फैसलों से बहुत कुछ खो दिया अनिका, ऐसे लोग खो दिए जिनका होना पूरी रियासत के लिए जरूरी था। वासु ने ये कहते हुए ही अपनी आंखें बंद कर ली और अब वो कहती है, हम खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद अब वासु फिर से कहती है, इसलिए हमने सिकंदर की हेल्प की। अनिका ने अब हैरानी से पूछा, सिकंदर की? तो वो कहती है, हाँ हमें पता था कि अगर पीरामल रियासत को दोबारा खड़ा करना है, अगर उसके लोगों को दोबारा एक मजबूत सहारा देना है, तो हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जो उस रियासत को संभाल सके। लेकिन ये कहते हुए ही वासु की आवाज़ धीमी हो गई, हमें ये भी पता है कि जिस दिन सिकंदर को सारा सच पता चलेगा, वो कभी भी हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। अनिका कुछ पल तक उनकी तरफ देखती रही तो इधर वासु ने कहा, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी जरूर माननी होगी। ये बात सुनकर अनिका कहती है, कौन सी बात? तब वासु ने बहुत ही गंभीर होकर कहा, अनिका कभी भी रोहित को आपका सच पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर अनिका एकदम से ही चुप हो जाती है तो वासु कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पास्ट में किए हुए एक्शन की वजह से आप सभी को सजा मिले। जो कुछ मैंने किया उसकी कीमत मैं खुद चुका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी, रोहित की जिंदगी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी दोबारा किसी ऐसे तूफान में फंस जाए जहाँ से निकलना मुश्किल हो। तुमने अभी कहा था ना कि मेरे और तुम्हारे बीच एक अजीब सा रिश्ता है। वासु की आंखों में अब आंसू आ गए। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें एक और दर्द से बचाना चाहती हूँ। रोहित को अगर तुम्हारे पास्ट का वो हिस्सा पता चल गया जो अभी तक उसे नहीं पता, तो सिर्फ एक रात सामने नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ बहुत सारे पुराने रिश्ते, पुराने वादे और पुरानी दुश्मनियाँ भी सामने आ जाएगी। वासु अब धीरे से कहती है, रिश्तों की डोर बहुत बहुत उलझ जाएगी अनिका, और मैं नहीं चाहती हूँ अनिका कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। मेरी बच्ची, तुम समझ रही हो ना? हो सके तो अपनी बड़ी नानी माँ को माफ़ कर दो। मेरी की हुई हर गलती की सज़ा मेरे ही अपने को मिली है। ये कहते हुए ही वासु की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका दर्द उसकी आंखों से बाहर आ ही जाता है। अचानक वो अब अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। उन्हें ऐसे देखकर अनिका को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो तुरंत उनकी तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वही सारे रिश्ते घूम रहे थे जिनके बारे में उन्हें कुछ
ही देर पहले पता चला था। वसुंधरा रावत, राजेंद्र जी, राजमाता अवंतिका, स्वाति, रोहित और अब खुद वासु का अनिका की जिंदगी में एक नया रिश्ता था। अनिका के लिए ये सब कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा था। वो अब अपने दिमाग में बने नए रिश्तों के तारों को समझने की कोशिश कर रही थी। हर एक रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कहानी का कोई न कोई हिस्सा अभी तक अधूरा था। अनिका ने पहले इधर उधर देखने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र कमरे के एक दूसरे कोने में रखे हुए मटके पर जाकर रुक जाती है। वो बिना देर किए तुरंत उस मटके के पास जाती है, उसमें से एक गिलास पानी भरती है और जल्दी से वासु के पास वापिस आती है। अनिका पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए ही कहती है, आप प्लीज ये पानी पी लीजिए। वासु ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो कुछ पल तक अनिका को बस देखती रही, फिर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अनिका ने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वो धीरे से वासु के सामने बैठ जाती है, फिर अपने हाथ उसके गाल के पास लेकर जाती है और उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगती है। वासु बिल्कुल चुपचाप अनिका को देखती रही। अनिका ने बहुत ही प्यार से अब कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था ना, आपने जिसे भी दिल से अपना माना, उन्होंने कभी आपको निराश नहीं किया। वासु की आंखों में फिर से अब यहाँ पर आंसू बह आते हैं, इसलिए अनिका ने उनके आंसुओं को पूछते हुए कहा, तो मैं आपको फिर कैसे निराश कर सकती हूँ?